हेलो दोस्तों, मैं प्रेम किशोर आपका स्वागत करता हूं एसपीएन क्लासेस में। कल हमने आपको बताया था ठोस अवस्था नामक चैप्टर, जिसका हमने पहला लेक्चर कल दिया था। उसमें हमने आपको बताया था कि कणों के व्यवस्था के आधार पर, जो कणों की व्यवस्था होती हैं उसके आधार पर हमने आपको बताया था क्रिस्टल जालक और अक्रिस्टलीय जालक, दोनों हमने इनके गुण बताए थे। और उसके बाद बताया था हमने क्रिस्टल जालक क्या होता है और त्रिविमा जालक क्या होता है। कल हमने आपको जो बताया था ऐसा जालक जिसमें प्रत्येक कण अवयव कोने पर उपस्थित होते हैं उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। अथवा इकाई सेल अथवा एकक कोशिका। इकाई सेल और अथवा एकक कोशिका क्या होती है? जब हम क्रिस्टल जालक को बार बार लगाते हैं तो हमारा इकाई सेल अथवा एकक कोशिका का निर्माण होता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। उसके बाद हमने बताया था आपको एकक कोशिका के पैरामीटर, जो कि हमने बताया था इनकी लंबाइयाँ दिखाई थी आपको हमने पैरामीटर की, जो कि एक्स अक्ष की ए, वाई अक्ष की बी और जेड अक्ष की सी मानी थी, और इनके कोण अल्फ़ा बीटा गामा क्रम से निकाले थे। उसके बाद हमने पैरामीटर के आधार पर 7 क्रिस्टल समझाए थे आपको। उसमें क्रम से घनीयक जालक, द्विसंबलंबांश, ऐसे करके आपके कुल 7 क्रिस्टल हमने आपको बताए थे। तो आज हम शुरुआत करेंगे कणों की व्यवस्था के आधार पर एकक कोशिका के प्रकार। चलो दोस्तों, देखते हैं कणों की व्यवस्था के आधार पर एकक कोशिका के प्रकार। एकक कोशिकाएं आपकी 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली एकक कोशिका लेते हैं हम आद्य एकक कोशिका, जिसे बोलते हैं हम सिंपल क्यूबिक सेल, SCC। इसमें क्या होता है? 4 कण आगे और 4 कण पीछे। जो अवयवी कण हमने बताया था, जो भी क्रिस्टल जालक बनेगा अणु, परमाणु या आयन से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, चाहे वो अणु हो, परमाणु हो या आयन हो। इसमें क्या होता है? सिंपल क्यूबिक सेल में, SCC में 4 गोले कण आगे और 4 पीछे। 4 गोलों के कण आगे और 4 पीछे। इसका मतलब ये 4 गोले आपके आगे आ गए और 4 गोले इनके पीछे रहेंगे। तो यहाँ से एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4 गोले आगे हैं और 4 गोले पीछे हैं, जिससे हमारा किसका निर्माण हो गया? सिंपल क्यूबिक सेल। इसका जो चित्र बनेगा कुछ इस प्रकार आ जाएगा। ये जो कोशिका बनेगी आद्य एकक कोशिका होगी आपकी, जो नीचे दिख रही है आपको आद्य एकक कोशिका। अगर हम इन गोलों के चारों गोले को, जो 4 गोले आगे हैं और 4 गोले पीछे हैं, इन 4 गोलों को जो आगे दिए गए पीछे दिए गए, अगर इनके केंद्र को मिलाएं तो कुछ इस प्रकार देखने के लिए मिलती है आद्य एकक कोशिका। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वह एकक कोशिका जिसके कण प्रत्येक कोने पर उपस्थित होते हैं उसे आद्य एकक कोशिका कहते हैं। उसके बाद आपका आता है अंतर एकक कोशिका। इसमें देखते हैं हम आपके 4 कण आगे होते हैं और 4 कण पीछे होते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार देखने की मिलते हैं। और बीच में एक केंद्र उपस्थित होता है। बीच में केंद्र पर एक अवयवी कण उपस्थित होता है, जो कि आपकी एकक कोशिका कुछ इस प्रकार दिख रही है। इसे बोलते हैं अंतः एकक कोशिका, बॉडी क्यूबिक
या बॉडी सेंट्रल सेल, जिसे हम बोलते हैं VCC, बॉडी सेंट्रल। सेंटर माने केंद्र पर। इसमें क्या होता है, कोनों के अलावा वह एकक कोशिका जिसमें कोनों के अलावा उसके केंद्र पर, कोनों के अलावा केंद्र पर कण उपस्थित होता है, उसे हम बोलते हैं बॉडी सेंट्रल सेल यानी VCC, अंत एकक कोशिका, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल रही है। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, BCC में आपके प्रत्येक जो एकक कोशिका होगी, प्रत्येक कोने के अलावा केंद्र पर भी कण उपस्थित होगा, तो उसे बोलते हैं अंतः एकक कोशिका, जो कि देखने में कुछ इस प्रकार की लगती है। उसके बाद हम आते हैं फलक केंद्रीय एकक कोशिका। फलक केंद्रीय एकक कोशिका में क्या होता है, फलक माने समझ रहे हो आगे आप लोग, प्रत्येक फलक, जो भी फलक होती है, प्रत्येक फलक, जैसे कि फलक केंद्रीय एकक कोशिका। फलक केंद्रीय एकक कोशिका में क्या होता है, जो अवयवी कण, आपके जो अवयवी कण हैं वो कोनों के अलावा प्रत्येक फलक, कोनों पर तो उपस्थित होंगे ही, ये तो आपको सबको पता है कि प्रत्येक, चाहे वो SCC हो या BCC हो, सभी पे कोनों पे कण उपस्थित होते थे। तो इसमें भी कोनों के अलावा प्रत्येक फलक पर उपस्थित होते हैं। फलक मीन समझ रहे हो आप, जैसे हमारे पास ये क्यूब है यानी घनीय जालक, इसे हम मान सकते हैं एक घनीय जालक है। इसमें हम देखेंगे इसके फलक, एक फलक ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां क्रम से इनके फलक आ रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, कोनों के अलावा, इनमें जो दिख रहे हैं आपके कोने, कोनों के अलावा जो अवयवी कण हैं आपके, कोनों के अलावा प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित हैं। फलक देखेंगे आप, जैसे ये फलक है, प्रत्येक फलक, इस केंद्र के ये फलक है, इसका ये फलक है, इसका ये फलक है, और इसका ये फलक है, इसका ये है और इसका ये है। तो इसी प्रकार से क्या होता है आपका फलक केंद्रीय एकक कोशिका। इसमें क्या होता है, प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित होते हैं। वो देखें कैसे, अब ये भी कण कोनों पर तो उपस्थित हैं और उसके अलावा फलक पर भी उपस्थित हैं। अब इसमें देखेंगे ये सभी फलक उपस्थित हो गई, एक फलक ये हो गई, एक साइड वाली, एक ये और एक नीचे। अब देखेंगे एक ये फलक बची और इसके पीछे वाली फलक, हम सपोज कर लेते इस वाले फलक का कण यहाँ पे उपस्थित होगा और पीछे वाली फलक का कण यहाँ पे उपस्थित होगा। ठीक है, तो आपकी यहाँ से डेफिनेशन बन के तैयार होती है, जो अवयवी कण होते हैं कोनों के अलावा प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित होते हैं। क्या डेफिनेशन बनी, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित होते हैं, जो कि कुछ देखने में इस प्रकार की लगती है आपकी फलक केंद्रीय एकक कोशिका। इसमें देख सकते हैं आप, प्रत्येक अवयवी कण कोनों के अलावा प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित है, तो उसे बोलते हैं फलक केंद्रीय एकक कोशिका या फेस सेंटर्ड सेल, जिसे हम बोलते हैं FCC। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। SCC, BCC और FCC तीनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है आपका अंतः केंद्रीय एकक कोशिका। इसमें क्या होता है, जो आपका क्रिस्टल जालक होता है, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण कोनों के अलावा, जो आपके अवयवी कण हैं
कोनों के अलावा कहाँ होते हैं? विपरीत फलक पर। विपरीत फलक समझ रहे हैं आप? जैसे हमने ये क्यूब पकड़ा, आपका ये क्यूब है, अब इसकी विपरीत फलक, इसकी विपरीत ये फलक होगी, इसकी विपरीत ये वाली फलक होगी और इसकी विपरीत ये वाली फलक होगी। तो विपरीत फलक कोनों के अलावा विपरीत फलक पर भी उपस्थित होते हैं। यदि आपका अवयवी कण इस फलक पर उपस्थित है तो इस वाली फलक पर उपस्थित होगा, इस फलक पर उपस्थित है तो पीछे वाली फलक पर भी उपस्थित होगा। अगर अवयवी कण इस फलक पर उपस्थित है तो इस फलक पर भी उपस्थित होगा। तो आपने यहाँ से देखा, आपका जो अवयवी कण थे विपरीत फलकों पर, यहाँ पे आपने देखते हैं कि जो अंतः केंद्रीय एकक कोशिका है उसमें क्या होता है? कोनों के अलावा, प्रत्येक कोनों के अलावा विपरीत फलक पर भी उपस्थित हैं। विपरीत माने अगर इस कण पर उपस्थित होगा तो इस पर भी उपस्थित होगा, और अगर इस पर उपस्थित है तो इस पर उपस्थित होगा। देखेंगे यदि हमारा ऊपर वाली फलक पर उपस्थित है कण तो नीचे वाली विपरीत फलक पर उपस्थित होगा। यदि ऐसा ना हो के यदि आपका इस पर उपस्थित है तो इस पर भी उपस्थित होगा। अगर इस पर भी उपस्थित ना हो के तो क्या होगा? पीछे वाली फलक पर उपस्थित होगा, आगे वाली फलक पर उपस्थित होगा। तो हमने ये देखा कि जो आपकी अंतः केंद्रीय एकक कोशिका थी उसमें क्या हुआ? जो अवयवी कण थे कोनों के अलावा कहाँ और मिले? विपरीत फलक पर। तो इसमें हम वही लिख लेंगे, कोनों के अलावा विपरीत फलक पर कण उपस्थित होते हैं। तो यहाँ से आपने देखा अंतः केंद्रीय एकक कोशिका में क्या हुआ? इसमें कोनों के अलावा विपरीत फलक पर भी कण उपस्थित थे। अब हम क्रम से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ऐसे। आद्य एकक कोशिका में क्या हुआ आपका? एससीसी। इसमें क्या होता है? 4 गोले आगे और 4 गोले पीछे, वहाँ से जो बनता है तो वो बोला जाता है एससीसी। एससीसी की डेफिनेशन हमने आपको बताई थी, क्या बताई थी? प्रत्येक फलक पर यानी प्रत्येक फलक के कोनों पर उपस्थित होते हैं ऐसी एकक कोशिका जिसमें प्रत्येक अवयवी कण कोनों पर उपस्थित होते हैं। बीसीसी में क्या होता था? कोनों के अलावा केंद्र पर भी उपस्थित होते थे। और एफसीसी में क्या होता था? प्रत्येक फलक पर अवयवी कण उपस्थित होता था और कोनों पर भी तो उपस्थित हैं ही आपके। उस प्रकार अंतः केंद्रीय एकक कोशिका में आपको बताया है हमने, क्या बताया? कोनों के अलावा कहाँ और उपस्थित होंगे? विपरीत फलकों पर इनके अवयवी कण उपस्थित होंगे, जिसे हम बोलते हैं इसको एंड सेंटर्ड सेल, ECC। आई होप कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं आगे का टॉपिक। आपको जानकारी के लिए एक अच्छी चीज़ बता दें कि आपका SCC, BCC और FCC ही सिलेबस में है, ECC सिलेबस में नहीं आएगा। तो यहाँ से देखें आप, क्रिस्टलीय समुदाय जो कि हमने कल निकलवाए थे, 7 क्रिस्टलीय समुदाय होते हैं। उसमें फर्स्ट होता है घनीय क्रिस्टलीय समुदाय। यानी घनीय में कौन कौन सा आता है आपका? SCC, BCC और FCC। द्विसमलंबास में SCC, BCC। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, ये SCC घनीय है तो ये भी SCC घनीय जालक नहीं हो सकता। अगर ये SCC घनीय जालक है तो इसका मतलब ये SCC, जैसे इसका हम देखते हैं, ये जो जालक बनाया था हमने, इसमें क्या हुआ था? SCC में यानी घनीय जालक में क्या होता था? प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती थी। बट ऐसा द्विसमलंबास में नहीं है। इसमें जो जालक होते हैं इसमें क्या होता है? जो आपका इसमें जालक होते हैं तो इसमें क्या होता है?
आपका जो द्विसमलंबास, इसमें दो भुजाएं बराबर होंगी बट तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। तो आप ये ना समझें कि जो SCC यहाँ पे घनी है तो ये भी SCC घनी ही होगी, नहीं, ये द्विसमलंबास की SCC है, ये विषम समलंबास की SCC है और ये षटकोणीय की SCC है। तो हम इसके आधार पर इन्हें देखते हैं कौन सा कहाँ पे है। घनीय में आपके 3 होते हैं विभिन्न जालकों की संख्या, द्विसमलंबास में 2 होती है और इसमें होती है आपकी 4, षटकोणीय में होती है 1 और इसमें होती है 2 और 1 और 1। तो इसका हम टोटल करेंगे, जब टोटल करेंगे तो क्या निकलेगा, तो यहाँ टोटल संख्या कितनी निकली, 14। तो हम इस 14 को जो आपके क्रिस्टलीय समुदाय थे इसके आधार पर SCC, BCC, FCC और ECC जो हमारे विभिन्न कितने जालक निकले, 14, और जो विभिन्न जालक निकलते हैं इन्हें ही हम बोलते हैं ब्रेवे जालक। जो आपके 14 जालक निकले, 7 क्रिस्टल समुदाय को जोड़कर SCC, BCC, FCC और ECC को जब हमने मिलाया 7 क्रिस्टल समुदाय में क्रम से लिया तो हमारे टोटल जो निकले जालक वो निकले जाके आपके 14, और 14 जो निकलते हैं उसे ही हम बोलते हैं ब्रेवे जालक। चलो देखते हैं एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्याएं। आपने अभी एकक कोष्ठिकाएं पढ़ी थी, SCC, BCC, FCC और ECC। अब इनमें कण कितने उपस्थित होते हैं ये तो हमने आपको बता दिया कि इतना कण यहाँ पर उपस्थित होता है और इतना कण यहाँ उपस्थित होते हैं, यानी कोनों पर इतने कण और केंद्र में इतने कण, फलक केंद्र में इतने कण उपस्थित होते हैं। लेकिन वास्तव में जो इनकी संख्या, जो गोले हैं उसमें अवयवी कण, जो एकक कोष्ठिका है, जो गोले के अवयवी कण कितना हिस्सा आ रहा है। जैसे कि हम पहला ही आ जाएं SCC के लिए। SCC में जब आएंगे तो SCC आपको पता है क्या होता था, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कहाँ पे स्थित होते थे, कोनों पर। तो यहाँ पर जो अवयवी कण हैं कहाँ पर स्थित हैं, कोनों पर स्थित हैं। और हमने इन कोनों को किस प्रकार अरेंज किया था, जो आपके अवयवी कण थे, गोल थे, ठोस थे, तो हमने उनके केंद्र को लिया था। जब हम यहाँ से अवयवी कण के केंद्र को लेते हैं तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि कुछ हिस्सा एकक कोष्ठिका से बाहर है, जो गोले का कुछ हिस्सा एकक कोष्ठिका से बाहर है। तो वही हम पता करेंगे एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कुल कितनी होती है। SCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, BCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, वो हम क्रम से चारों की ज्ञात कर लेंगे कितनी कितनी होती है। याद रखना कि जब भी कोने पर फलक दिया जाए, जब भी कोने पर कोई भी कण उपस्थित हो तो उसका जो भाग होता है वो आपका 1/8 एकक कोष्ठिका में होता है। तो यहाँ से हम SCC में जो प्रभावी कण होंगे, कितने कणों से घिरी हुई है और कितने कणों से खाली है, वो चीज़ देखेंगे कि कितने कणों से ये घिरा हुआ है, प्रभाजी कणों की संख्या। तो यहाँ से हम देखेंगे जो एकक कोष्ठिका होती है, अंतःकेंद्रीय एकक कोष्ठिका, इसमें SCC में क्या होता है, आपका जो केंद्र पर कण उपस्थित होते हैं कितने होते हैं, 1/8। और यहाँ पर आपने SCC में देखा टोटल कण कितने थे, 8। तो यहाँ से जो कटा वो निकला 1। इसका मतलब प्रभावी कणों की संख्या जो कि निकल के आई है आपकी 1, किसके लिए, SCC के लिए। उसके बाद हम देखेंगे BCC में प्रभावी कणों संख्या कितनी होती है। हमने BCC में आपको बताया था वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा कहाँ उपस्थित होते थे,
कोनों के अलावा केंद्र पर भी उपस्थित होता था। और अभी हमने आपको बताया था जो केंद्र पर कण उपस्थित होता है उसका 1/8 भाग रहता है एकक कोष्ठिका में, और जो आपका केंद्र में उपस्थित होता है उसका एक कण है तो उसका पूरा भाग एकक कोष्ठिका में होगा। तो यहाँ से हम प्रभावी कणों की संख्या निकालेंगे। पहले कोनों के निकाल लें। कोनों पर देखेंगे 1/8 भाग है और 8 कण हैं, तो इसका निकला जाके आंसर 1। और केंद्र पर जो है उपस्थित, केंद्र पर कितना उपस्थित है आपका 1। तो टोटल प्रभावी कणों की संख्या जो निकली है कितने निकले 2। ये हमारे SCC और BCC, आई होप आप अच्छा समझ रहे हैं। हमारे जो SCC में होते हैं उसमें प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है 1, और BCC में प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है 2। अब हम देखेंगे आपका FCC और ECC। FCC जब देखते हैं तो FCC में क्या होता था, जो आपकी एकक कोष्ठिकाएँ होती हैं, एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण कोनों के अलावा प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित होते हैं। ये तो हमने आपको FCC में बताया था कि आपके जो अवयवी कण होते हैं कोनों के अलावा फलक पर भी उपस्थित होते हैं। तो इसका आपको अच्छे से पता है, जो कोनों पे कण उपस्थित होते हैं उनका भाग 1/8 होता है, और जो फलक पर उपस्थित होते हैं उनका होता है 1/2, यानी कि आधा। तो हम यहाँ से प्रभावी संख्या निकालेंगे, इसकी कितनी निकलेगी, तो कोनों पर निकालेंगे तो कोनों पर निकलेगा 1/8 इंटू 8, तो कितना हुआ जाके 1। उसके बाद हम फलक पर निकालेंगे, फलक पर देखेंगे आप कितना भाग उपस्थित होता है आधा। और इसमें जो जितने कण हैं वो देखें 1 2 3 4 5 6, जो फलक पर कण उपस्थित हैं वो भी आपके हैं 6, तो इससे ये काट देंगे, बचा आपका 3, जो कि प्रभावी संख्या निकल के आई है 4। तो हम आसानी से बोल सकते हैं जो FCC में प्रभावी कणों की संख्या होगी 4। उसके बाद लास्ट बचता है आपका ECC, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो नीट में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि ECC क्या होता है और इसमें प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें हम जब निकालेंगे तो इसमें क्या होता है, जो आपकी एकक कोष्ठिका होती है, एकक कोष्ठिका में कोनों के अलावा विपरीत फलक पर भी कण उपस्थित होते हैं। यहाँ पर कण उपस्थित होगा, विपरीत फलक पर उपस्थित होते हैं। तो इसका जब निकालेंगे तो कोनों पर जब निकलेंगे, ठीक है, कोनों पर निकालते हैं, कोनों पर जब निकालते हैं तो 1/8 8 है, तो ये कटा 1 बचा। उसके बाद देखेंगे फलक पर निकालेंगे, फलक पर देखते हैं जब, तो इसका भाग आपको अभी हमने बताया था, इस पर कितना होता है 8 और फलक पर कितना होता है आधा। तो यहाँ से कितने कण उपस्थित हैं 2, तो यहाँ से 1, तो प्रभावी जो कणों की संख्या निकलेगी वो निकलेगी आपकी 2। यदि कोई पूछ बैठे यदि सर इसके फलक पर जो आपकी एकक कोष्ठिका है उस पर ही कण उपस्थित हो तो उसका भाग कितना रहता है, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें वो रहता है 1/4 भाग। तो हम इसी आधार पर एक साड़ी बना लेते हैं, उसमें क्रम से सभी को अरेंज करके आपको बताते हैं कौन सा कैसे होगा। अभी हमने आपको बताए थे SCC में कितने प्रभावी कण होते हैं, BCC में कितने होते हैं, FCC में कितने होते हैं और ECC में कितने होते हैं। तो हम एक टेबल द्वारा समझ लेते हैं जिससे आपका जो टॉपिक है और क्लियर हो जाएगा और अच्छे समझ में आएगा। तो हम देखेंगे SCC,
SCC में कोनों पर परमाणु संख्या कितनी होती है आपकी 8, जिसका भाग आपका रहता है 1/8, तो यहाँ से निकलती है। कोनों पर परमाणु जो उपस्थित होते हैं वो होते हैं आपके 1। फलक केंद्र पर SCC में होते नहीं हैं और नाक केंद्र परमाणु पर होते हैं। तो इसमें कुल मान जो Z का निकलेगा वो निकलेगा जाके आपका 1, यानी प्रभावी संख्या जो निकलेगी इसमें कितनी निकलेगी आपकी SCC में 1। उस प्रकार VCC में देखते हैं। VCC में आपके प्रत्येक कोनों पर कण उपस्थित होते हैं, प्रत्येक कोनों पर कण उपस्थित होंगे तो इसका मान निकलेगा 1। और उसके बाद VCC में हम देखते हैं फलक पर कण उपस्थित होते नहीं हैं पर केंद्र पर परमाणु उपस्थित होता है 1, तो यहाँ पर Z का मान जो निकलता है वो निकलता है आपका 2। उसके बाद हम देखते हैं आपका FCC में कोणों पर तो होते ही हैं और उसके फलक केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। फलक केंद्र पर उपस्थित होते हैं आपके 6/2, क्योंकि जो फलक पर उपस्थित होता है उसका आधा भाग रहता है, तो यहाँ से जब निकल के आएगा तो वो निकल के आएगा आपका केंद्र पर उपस्थित होता नहीं है, तो इसका जो भाग निकला वो निकला के Z का मान 4। उसके बाद हम ECC देख लेते हैं। ECC में देखते हैं आपके कण कोनों के अलावा कहाँ पर उपस्थित होते हैं, फलक पर। और फलक पर कितने कण उपस्थित होते हैं 2, जो कि फलक पर उपस्थित होता है उसका आधा भाग रहता है, इसका मतलब 1। केंद्र पर उपस्थित होते नहीं हैं तो इसका मान निकला Z का 2। तो इस प्रकार हमने SCC, VCC और FCC और ECC ये सभी कंप्लीट कर लिए हैं। आगे वाले लेक्चर में हम आप लोगों को इनकी संकुलन क्षमता के बारे में बताएंगे। संकुलन क्षमता के बारे में थोड़ा बता दें हम, जो आपके SCC होते हैं, SCC में कुछ खाली जगह रह जाती है, उसको कितनी जगह खाली होती है कितनी जगह भरी होती है उसे बोलते हैं संकुलन क्षमता, जो कि अगले वाले आपके वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें। जो भी आपने अभी आपको पढ़ाया है इसकी PDF हमारे WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट करके आपको प्राप्त हो जाएगी।